देखेंगे आप लोग को, जैसा कि ज्ञात होगा, से बिहार में जातीय सर्वेक्षण किया गया, जिसको लेकर बहुत सारा मतलब एक राजनीतिक माहौल भी मतलब उत्पन्न हो गया है। बहुत सारे लोगों का कहना है से मतलब ये चीज नहीं होना चाहिए, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। बहुत लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो बहुत लोग इसके विपक्ष में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक न्यूट्रल लाके एक मतलब एक सिविल के एस्पिरेंट होते हुए हम लोग समझेंगे से जाति सर्वेक्षण कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ठीक है, हम लोग को अपना एक नेचुरल पर्सपेक्ट रखना है कि जाति सर्वेक्षण सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे, आज का एक टॉपिक रहेगा बिहार में जाति सर्वेक्षण। इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, देखने समझने की कोशिश करते हैं क्या है, क्या केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जनगणना इज द सब्जेक्ट टू कौन सी सूची, संघ सूची। जन बिल्कुल संघ सूची। लेकिन राज्य सरकार जनगणना करवा रही है, क्यों करवा रही है? देखेंगे हाल में ही बिहार सरकार ने आबादी के बाद, सॉरी, आजादी के बाद पहली बार जाति सर्वेक्षण थोड़ा सा 2023 जूम कर दीजिए तो। जूम कर दे, जी। और जूम कर दे। आज पीडीएफ बस डाला हो हुआ गया, भी हाँ है, ठीक। क्लास में भी डाला हुआ है, फिर इसको इधर उधर करके पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हम्म, तो देखेंगे यहाँ पे हाल में ही बिहार सरकार ने आजादी के बाद पहली बार 2023 में आप देखोगे तो निष्कर्ष 2023 के डेटा के निष्कर्ष जारी किए, जिससे पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कहते हैं, ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको ईबीसी कहते हैं, ठीक है, ईबीसी मिलाकर राज्य की कुल आबादी मतलब कितनी हो जाती है? 63% हो जाती है। ठीक है, ओबीसी और ईबीसी की अगर आबादी को अगर मिलाते हैं तो कितना परसेंट हो जाता है राज्य में, क्या बताएंगे? 63। 63% जनसंख्या है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जाति आधारित सर्वेक्षण, जिसे बिहार जाति आधारित गणना के रूप में भी जाना जाता है, इस साल जनवरी में नीतीश कुमार के नेतृत्व में वाली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे जाति सर्वेक्षण कहा गया, जिसमें वास्तव में व्यक्तियों की पहचान को दर्ज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ, इसका मुख्य निष्कर्ष निकल कर क्या आता है, तो इसके मुताबिक राज्य में, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की आबादी की बात करेंगे 63% है। ठीक है, इनमें पिछड़ा वर्ग की आबादी कितना है? तो पिछड़ा वर्ग की आबादी की बात करें 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी की बात करेंगे तो 36.01% है। जहां पे अनुसूचित जाति की आबादी की बात करें 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी की बात करें 1.68% है। ठीक है, ये सारा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में डाटा हूबहू निकल कर आने वाला है। बिहार सरकार जातिगत आरक्षण को लेके, सॉरी, जातिगत सर्वेक्षण को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस, इसलिए आबादी से प्रश्न मतलब जातिगत ये जो सर्वेक्षण जो हुआ, इसे सीधा सीधा आवाज सर आ ही नहीं रहा है। हेलो, आप लोग बोल रहे थे क्या कुछ? हेलो, आवाज सर कट रहा है ना। भी आवाज नहीं आ रहा सर। अभी जा रही है क्या आवाज? यस हेलो, सर, आ रही है। आप लोग बोल रहे थे क्या उस समय? ना ठीक जी है सर। आवाज। पिछड़ा वर्ग आवाज कितना है? तो पिछड़ा वर्ग बात करेंगे 27.12%। ईबीसी की बात करेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये 36.1% होता है। ठीक है, दोनों को सर अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 63% से ज्यादा जनसंख्या होती है ओबीसी और मतलब पिछड़ा वर्ग को जोड़ने, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जोड़ने पे। ठीक है, ध्यान स्क्रीन शो रखेंगे। नहीं कर रहा सर। स्क्रीन नहीं शो कर रहा है? नहीं नो सर। सर। और लोग का नहीं, कर रहा है क्या अच्छा, सर? किसी नहीं को नहीं, नहीं किसी कर। को नहीं। एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट। इस समय नेटवर्क इतना दिक्कत क्यों रहता है? इस टाइम पे और हो जाता है सर दिक्कत। सब लगता है रील देख रहे होता अभी के समय में। आप ही का सर दिक्कत है। चलिए, ठीक है। आ गई। तो ओबीसी कितना? 27.12%, ईबीसी 36.1%, एससी की बात करेंगे 19.65, और एसटी की बात करेंगे 1.68%। वही अनारक्षित हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या कितना है? 15.52% है।
जो कि अनारक्षित है या फिर स्वर्ण कहते हैं इनको, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसमें कौन कौन जाति आएगा 15.52% में। इसमें ठीक है जाति में बात करेंगे तो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कास्ट जो है इनकी जनसंख्या 10.5% है, ठीक है। बिहार से पहले कहाँ कहाँ पे जातिगत जनगणना हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में भी जाति जनगणना शुरू की गई थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट जारी नहीं की है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हुआ था बिहार से पहले, कर्नाटक में, तेलंगाना में, ओडिशा जैसे राज्यों में भी जाति जनगणना शुरू की गई थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं जारी की है। अब यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा इस डाटा को देखते हैं, ठीक है। डाटा को देख के जरा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान फरमाइएगा इस डाटा पे, ठीक है। ओबीसी की जनसंख्या की बात करें जिसमें यादव की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कुशवाहा की जनसंख्या है, ठीक है। बस यादव की जनसंख्या ओबीसी में सर्वाधिक है। एससी में आप देखेंगे तो चमार, मोची, ठीक है, रविदास जिनको कहते हैं इनकी जनसंख्या की ज्यादा है, ठीक है। ये आपको नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। एससी में अगर बोलेंगे तब ब्राह्मण का जनसंख्या की बात करेंगे तो 3.65% ब्राह्मण की जनसंख्या है, ठीक है। अब ये छोड़ दीजिए, आपको बस इतना ध्यान में रखना है। ओबीसी कितना है मेरा 27.12%, ठीक है। पिछड़ा वर्ग ईबीसी बात करेंगे 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, ठीक है। अनुसूचित जनजाति 1.68%, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आरक्षित, अनारक्षित मतलब जिसको जनरल कहते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है 15.52%, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे रिलीजन वाइज अगर जनसंख्या की बात करें, हिंदू की जनसंख्या कितनी है तो अप्रोक्स 82%, 81.99% किसकी जनसंख्या है, हिंदुओं की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे दूसरा रिलीजन कौन है तो इस्लाम है, जो कि 17.7% है। सबसे कम जनसंख्या अगर बात करेंगे तो जैन की जनसंख्या बिहार में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। थर्ड जेंडर का भी दिया हुआ है 0.4 को 0 के बाद 6, ये थर्ड जेंडर की जनसंख्या बिहार में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको 4 डाटा याद रखना है, ओबीसी, ईबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित 15.2%, हिंदू का और मुस्लिम का, ठीक है। ये अगर याद रख सकते हैं तो ये भी रख लीजिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज निकल कर आती है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज है। बिहार सरकार ने, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण में अपनाई गई प्रक्रिया, जाति सर्वेक्षण प्रक्रिया 2 चरणों में की गई थी, ठीक है। तो इसका चरण भी आपको पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। पहला चरण जाति जनगणना के पहले चरण में घरों की सर्वेक्षण प्रक्रिया कब से कब तक शुरू हुई, 7 जनवरी से 2023 से शुरू होती है, जो 31 जनवरी तक चली। इंपॉर्टेंट है, बताइए कब से शुरू हुआ कब तक चला, 7 जनवरी 7 जनवरी से 31 जनवरी तक, ठीक है। ये कौन सा था, पहला चरण था। कौन सा चरण था, पहला चरण था, ठीक है। ध्यान रखिए 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। जो इस घरों चरण में में सर्वेक्षण किया गया सर। हाँ, इसमें घरों का सर्वेक्षण किया गया, बिल्कुल। इस चरण में घरेलू डेटा की कुल संख्या की गणना करके रिकॉर्ड किया गया। परगणक जो कि जनगणना कराने वाला होता है, ठीक है, परगणक द्वारा 17 प्रश्नों के एक सेट के आधार पर डाटा एकत्र किया गया। मतलब जातिगत जो जनगणना हुई सवालों की संख्या कितनी थी, 17 कितनी सवाल थे उसमें, बिल्कुल इसमें सवालों की संख्या कितनी थी, 17 सवाल थे, जिनका उत्तरदाता को अनिवार्य रूप से उत्तर देना था। मतलब उनको सारे प्रश्नों का मतलब 17 प्रश्नों का उत्तर देना था। दूसरा चरण कब से कब तक चला क्या बताएंगे, 15 अप्रैल से 15 मई तक चला, ठीक है। तो 15 अप्रैल से 15 मई तक दूसरा चरण चला। पहला चरण कब से कब तक चला, रिपीट करेंगे, पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कब से कब 7 तक, जनवरी से बिल्कुल 31 7 जनवरी जनवरी तक। से लेके 31 जनवरी तक, बहुत सुंदर, वेरी गुड। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई तक चलना था। 4 मई को 2023 को हाईकोर्ट के आदेश पर गिनती का काम रोक दिया गया। केस कितने तारीख को हो गया, 1 अगस्त को। 4 मई को, ठीक 4 है। मई फिर से जाके देखेंगे, पहला बार जो दूसरा चरण जो चलना था 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक चलना था, लेकिन 4 मई को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया और जातिगत जनगणना को रोक दिया गया। 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी। इसके बाद 24 दिन में जनगणना पूरी कर ली गई, ठीक है। तो कितने तारीख को हाईकोर्ट ने रोक लिया, 4 मई को रोक दिया, ठीक है। 15 अप्रैल से 15 मई तक चलना था, लेकिन मतलब 4 मई को मतलब रोक दिया गया। फिर जाकर अगस्त में जाके 24 अगस्त से मतलब फिर से मतलब उनको हरी झंडी दे दी गई। उसके बाद 24 अगस्त नहीं, 1 अगस्त को हरी झंडी दे दी गया। 24 दिन में फिर से जनगणना को पूरा कर लिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी जानकारी ली गई लोगों से। तो घरों में रहने वाले लोगों की जाति, उपजाति,
सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई। इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जाति, उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पे डेटा एकत्रित किया गया। जाति प्रमाण पत्र संख्या, परिवार के मुखिया का राशन कार्ड संख्या और आधार कार्ड संख्या का विस्तृत विवरण देना वैकल्पिक था। मतलब आपको मन है तो दे भी सकते हैं, नहीं मन है नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, क्योंकि Optional था। सरकार आधार कार्ड का हाँ ऑप्शनल में था। लेकिन ये सारी 17 को प्रश्न जो था ना वो आपको देना अनिवार्य था। जाति सर्वेक्षण का महत्व क्या है? तो जाति सर्वेक्षण नियमित जनगणना से अलग है, ठीक है। नियमित जनगणना नहीं होता है जाति सर्वेक्षण, ध्यान में रखेंगे। नियमित जनगणना केंद्र सरकार द्वारा 10 साल की अवधि में आयोजित की जाती है। पिछली जनगणना 1931 में और हाल में 2011 में आयोजित की गई थी, लेकिन ये डेटा अभी तक प्रकाशित नहीं है। जाति आधारित जनगणना के विभिन्न गुण है, ठीक है। पिछली बार जनगणना तो 1931 में की गई थी, ठीक है, जातिगत आधारित जनगणना 2011 में भी की गई। लेकिन 2011 में जो जनगणना जो है जाति के बारे में जो जानकारी जो थी उनको सरकार ने मतलब क्या किया, पब्लिश नहीं किया। सार्वजनिक नहीं किया, ठीक है। सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि सरकार ने सोचा इससे बहुत सारा मतलब चीजें मतलब निकल कर आ सकती है, बहुत सारे राजनीतिक दल इसमें अपना राजनीतिक सेक सकते हैं, बहुत अधिक फायदा उठा सकते हैं या इसको गलत तरीके से प्रस्तुत भी कर सकते हैं, इसलिए सरकार ने उसे लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इन सारी मुद्दों के बीच में जाति सर्वेक्षण का महत्व क्या है। तो नीति निर्माण में सहायक होगी। सर्वेक्षण में न केवल किसी जाति बल्कि आर्थिक स्थिति पर विचार किया गया, जिससे सभी वर्गों के विकास की आगे की नीति और योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। यह कल्याणकारी योजनाओं की एक बेहतर कार्य योजना और लक्ष्यीकरण के गरीब समर्थन पर केंद्रित होगा, ठीक है। ध्यान रखें, नीति निर्धारण में सहायक होगा। अब मान लीजिए जातिगत जनगणना में एक चीज पता चला तो बिहार में 2% जो है सपोर्टेड समझिए किसी कास्ट का, ठीक है, जनसंख्या है, लेकिन अगर उनको प्रशासन में बात करेंगे तो उनका थोड़ा भी मतलब उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उनके लिए अलग से मतलब कोई व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सरकार को नीति निर्माण करने में सहायक मिलेगी। साथ में बिहार के समाज का संपूर्ण तस्वीर दिखाने के लिए जाति बिहार के समाज का एक महत्वपूर्ण सच है जो सामाजिक संकल्प, आर्थिक संभावनाओं और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जाति जनगणना भारतीय समाज की विविधता की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करती है जो सामाजिक ताने बाने और विभिन्न जाति समूहों के बीच इस संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये जानकारी हमें सामाजिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है। और क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना। जाति जनगणना जनसंख्या में उनके हिस्सेदारी के अनुसार विभिन्न समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद भी करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बिहार के आंकड़े बताते हैं कि पिछड़े समुदाय की आबादी की हिस्सेदारी अधिक है, लेकिन सार्वजनिक संस्थानों में और राजनीति में प्रतिनिधित्व क्या है, कम है। तब तो ये क्वेश्चन उठेगा ना, भाई ओबीसी का मतलब 63% जनसंख्या है, अगर बिहार में अगर बात करेंगे तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी तो ओबीसी का होना चाहिए ताकि ओबीसी के हित में मतलब काम करे। तो इस तरह के आपका इसका एक अच्छा फेज भी निकल कर आएगा, इसका एक दूसरा फेज भी निकल कर आएगा। बोलते हैं ना सिक्के के दो पहलू। तो जातिगत आरक्षण बोल रहा हूँ, जातिगत सर्वेक्षण जो है उसके दोनों पहलू निकल कर आएंगे। इससे उनके हित में भी काम हो सकता है, इससे समाज का माहौल भी खराब हो सकता है, ठीक है, जो कि इसके बहुत बड़ी खामियां हैं जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों को कम करना। जाति आधारित डेटा की उपलब्धता सरकार और नीति निर्माताओं वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करती है ताकि त्रुटि और समावेशन का बहिष्करण कम हो। समाज में समानता की पहचान। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में 50% आबादी बहुआयामी गरीबी है, मतलब एकदम गरीबी रेखा से भी नीचे है। उनकी जनसंख्या कितनी है, 50% है। कितनी है उनकी जनसंख्या, 50% है। उचित जाति आधारित डेटा की उपलब्धता की मदद से इस प्रकार की असमानता को कम करके हल किया जा सकता है। भारत का एक बहुत बड़ा सच क्या है जानते हैं, बहुत बड़ा का सच ये है सिर्फ भारत में वैसे लोग ही मतलब गरीब है जो कि सामाजिक स्तर पे भी पिछड़े हुए हैं। जब मंडल कमीशन के रिपोर्ट में वैसे लोगों को गरीब माना गया जो कि सामाजिक स्तर पे भी पिछड़े हुए। बोला गरीब कौन है, जो सामाजिक स्तर पे जो पिछड़े हुए वही गरीब है, ठीक है। ये भी मंडल कमीशन के रिपोर्ट में आप देखोगे तो कहा गया था, ठीक है। तो ऐसे उचित जाति आधारित डेटा की उपलब्धता की मदद से इस प्रकार की असमानता को कम करके हल किया जा सकता है।
हाँ सीमांत वर्ग को सशक्त बनाने में सहायक। जाति जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण के मुद्दे पे केंद्रित नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसको सीधे आरक्षण के मुद्दे से इनको मतलब कनेक्ट करते हैं। और जाहिर सी बात, नेताओं जी ने भी सर। किया है। ठीक है, अभी चुनाव के समय में ये जाति आधारित जनगणना करवाना बहुत बड़ा मुद्दा यही है। ऐसे ओबीसी को सपोर्ट, ओबीसी के लोग सपोर्ट करेंगे। सरकार को मेजोरिटी कितना चाहिए? 50% अगर किसी भी गवर्नमेंट को वोट मिलता तो आराम से सरकार बना लेती, नहीं बना लेती है? जी सर। अब यहाँ पे ओबीसी का पॉलिटिक्स खेल के सरकार अगर चाहेगा, हालांकि ये सब आप पेपर में नहीं लिखना है, हम सरकार को वो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन सरकार 63% वोट की अगर राजनीति कर रही है तो जाहिर सी बात है। विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिरने लगी थी 1990 में, तब जाके विश्वनाथ प्रताप सरकार ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया था, ताकि ओबीसी वोट उनके पाले में जाए, ओबीसी का मतलब उनको समर्थन मिल जाए। तो सरकार तो बहुत शुरू से ही मतलब पॉलिटिक्स गेम खेलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इस समाज के कमजोर वर्ग बाहर से लाने और राजनीति में प्रतिनिधित्व को उचित हिस्सा दिलाने में मदद करेगा। डीपीएसपी का उद्देश्य शामिल करना, ठीक है, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य को भी शामिल करना। जाति सर्वेक्षण संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी क्या करेगा? तो मदद करेगा। मदद करेगा। सर्वोदय क्वेश्चन उद्देश्य, भी था सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर्वोदय उद्देश्य जो कि जयप्रकाश नारायण जी का सर्वोदय योजना था, पता ही होगा। इससे संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लेखित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रारूप से भी मदद मिलेगी। राजनीतिक नेतृत्व का नया आकार देना, अब राजनीतिक नेतृत्व भी तो निकलेगा भाई साहब। 63% जनसंख्या ओबीसी की बता रहे हो, ओबीसी के नेता कितने? हालांकि बिहार में तो सारे नेता ओबीसी के ही है। नीतीश कुमार की बात जी कर ले सर। आप, लालू यादव की बात कर लें, किसका नेता? ओबीसी का ही नेता है। ठीक है, सर्वेक्षण के नतीजे संभावित रूप से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभुत्व वाले राज्य बिहार में राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे सकते हैं। संसद में 40 संसद भेजने वाले राज्य में इन पार्टियों के लिए ओबीसी के वोट महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि भाई 63% जनसंख्या है तो 40 संसद आप भेज के दे रहे हो, लेकिन राज्यों में विधानसभा में बड़े नेता तो है, लेकिन यही 40 संसद जो चुनकर जाते हैं तो उसमें से आपको देखना है, उसमें से ओबीसी के कितने संसद है, जो कि आई थिंक बहुत ही कम होंगे ओबीसी के। जी सर। यह और तर्क दिया जाता है कि जाति सर्वेक्षण यह गारंटी देने के लिए आवश्यक है कि किसी जाति समूह का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्यांकी हिस्सेदारी के अनुसार दिया गया है। यह अवधारणा है, इस धारणा से उपजी है कि यद्यपि वंचित समुदायों की जनसंख्या हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक में उनका प्रतिनिधित्व कम है। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट संभवतः सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा को हटाने के राजनीतिक मांग के दरवाजा खोलने जा रही है। इंदिरा साहनी मामला 1992 में कहा गया से भाई साहब आरक्षण को 50% की सीमा के अंदर ही रखना, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में और जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष राज्य में ओबीसी और ईबीसी के बहुमत को उजागर करते हुए, ठीक है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, जितनी अधिक जनसंख्या उतनी अधिक हिस्सेदारी, केंद्रीय मुद्दे का स्वरूप ले लिया है। अब 63% जनसंख्या है ओबीसी ईबीसी को मिला के, आप 27% आरक्षण देने की बात कर रहे हो। ठीक है, ये सारे मुद्दे निकल कर आए से भाई साहब, जब 63% जनसंख्या तो 27% आरक्षण क्यों? अगर आरक्षण को अगर तुम क्या करो, एक काम करो, 50% आरक्षण अगर तुम रख रहे हो तो उसी में सबको हिसाब से मतलब करना है। लेकिन ऐसे 63% एक ही जाति की जनसंख्या हो जा रहा है, फिर 50% आरक्षण से सबको दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे जाति सर्वेक्षण के बहुत सारे अपने दोष भी है। सबसे पहली बार वोट बैंक की राजनीतिक में वृद्धि हो जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दल इस जाति सर्वेक्षण डाटा का उपयोग आगामी लोकसभा चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर मतदाताओं को लुभाने के लिए कर सकते हैं। बोलेंगे से हम जो है ओबीसी समुदाय से आते हैं, हमारा जनसंख्या 63% है, हम क्यों दूसरे जाति से वोट मांगने जाएंगे, हम ओबीसी से ही मतलब चुनाव जीत सकते हैं। तो बहुत सारे वोट बैंक की राजनीति में वृद्धि के तौर पर भी इसे देखेंगे। जाति आधारित मतदान प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सहित भारत के कई हिस्सों में लोग अक्सर जाति के आधार पर मतदान करते हैं। उनको मतलब नहीं सो कैंडिडेट कैसा है, अच्छा है खराब है, मैटर नहीं करता, उनके जाति का है तो चलो उनको वोट देते हैं। सामाजिक समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दल अक्सर विशेष जातियों के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, बिहार में क्षेत्रीय राजनीतिक दल जाति आधारित पार्टियां अपनी चुनावी रणनीतियों में जाति को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे बिहार में बहुत सारा मतलब राजनीति पार्टी है, वो मतलब जाति का तो पॉलिटिक्स करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग भी इससे परिचित है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो डेटा स्कोर की पारदर्शिता। डेटा की अखंडता पर सवाल उठाया जाता है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक हितों के अनुसार डाटा में बदलाव कर सकते हैं।
अब सत्तारूढ़ दल जो है वो देखेगी कि हमको किस जाति से हमको फायदा होने वाला है, तो उसके अनुसार डाटा में भी बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक तो पारदर्शिता नहीं है इसमें। जाति विहीन समाज की अवधारणा के विरुद्ध है। कुछ समूहों का तर्क है कि जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जाति विहीन समाज की अवधारणा के विरुद्ध है। एक तरफ लोग जाति प्रथा को समाप्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जाति आधारित सर्वेक्षण करा के लोगों में जातिवाद की चीजों का बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस आधार पर भी ये गलत है। जाति आधारित आरक्षण भारत में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था है, जिसका राजनीतिक निर्णय और विधि निर्माण में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समूह इन आरक्षण श्रेणियों में खुद को शामिल करने की मांग करते हैं। राजनेता अक्सर वोट सुरक्षित करने के लिए इन मांगों का मतलब क्या करते हैं, समर्थन भी करते हैं। समाज में सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलता है। ये जातिगत भावनाओं को भड़का कर लोगों को विभाजित करेगा। ऐसी आकांक्षा है कि जाति जनगणना में विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक तकरारें भी उपलब्ध आएगी। ठीक है, अब लोग आपस में ही लड़ेंगे, कभी कभी हिंसक कार्रवाई की ओर भी ले जा सकते। उदाहरण के आरक्षण के नाम पर महाराष्ट्र और हरियाणा में मतलब हिंसा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा आरक्षण को लेकर चल रहा है, ठीक है, मराठा आरक्षण का मुद्दा को लेकर, और हरियाणा में आप देखोगे तो जाट आरक्षण को लेकर काफी हिंसा मतलब भड़की, आप लोगों को पता ही होगा। अदालत में जाति सर्वेक्षण के विरुद्ध चुनौती का आधार क्या है, तो जाति सर्वेक्षण दो महत्वपूर्ण आधारों की तहत चुनौती दी गई थी। एक, नागरिकता के निष्ठा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और राज्य के पास इस तरह का सर्वेक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जनगणना कराना, ठीक है, संघ सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का विषय है। अब बात करेंगे निजता के अधिकार का उल्लंघन किस प्रकार से होता है, तो जाति आधारित जनगणना जो है, ठीक है, निजता का अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपसे डायरेक्ट अगर कास्ट पूछ रहा है, ठीक है, अगर व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है तो आपका निजता का अधिकार का उल्लंघन है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सर्वेक्षण उनके धर्म, जाति और मासिक आय से संबंधित प्रश्नों के कारण निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया, इस आधार पर केस किया गया। राज्य की योग्यता नहीं है, जनगणना कराना राज्य की योग्यता नहीं है, समझिएगा जरा इसको। कैसे राज्य की योग्यता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। जनगणना की बात करेंगे, संघ सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। याचिकाकर्ताओं ने 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 का हवाला दिया और दावा किया कि केवल केंद्र सरकार ही जनगणना कर सकती है, राज्य सरकार जनगणना नहीं कर सकती है। आप चलेंगे क्या है, तो आज दुनिया पर ये अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष क्या हम लोग दे सकते हैं। तो आज दुनिया प्रौद्योगिकी आधारित और डाटा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम कर सकता है। भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग शक्तिशाली कारक है और वे विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में जटिल तरीकों से परस्पर कार्य करते हैं। जाति आधारित राजनीतिक, ठीक है, दशकों से प्रमुख रही है। वर्ग आधारित मुद्दों में भी तेजी से महत्वपूर्ण स्थान पाया है। जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के जारी होने से बिहार की जाति आधारित राजनीति को भी अधिक बल मिल गया है। बिहार में सफल राजनेता अक्सर व्यापक चुनावी गठबंधन बनाने के लिए गतिशीलताओं का उपयोग करते हैं, सकारात्मक क्रियान्वयन और उपायों के प्रभाव की खोज करने और भारतीय समाज की पूरी, ठीक है, तस्वीर को प्रदान करने के लिए जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट का भी उपयोग किया जा सकता है। समाज और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए राजनेताओं को दोनों पक्षों के विचारों का गहन विश्लेषण करना अत्यंत जरूरी है। जैसे बिहार में आप देखिएगा सन ऑफ मल्ला, है ना, ठीक है, सन ऑफ मल्ला, तो सन ऑफ क्या, तो क्या करके मतलब शुरू से ही मतलब जातिवाद से खुद को मतलब जोड़ के मतलब ये लोग अपना रखते हैं। तो जाति आधारित मुद्दा की बात करेंगे, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो आपको इसको इस तरीके से इस प्रश्न को लिखना है, इसके अच्छे चीजों को भी बताना है, इसमें खराब चीजों को भी बताना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बिना नाम लिए हुए इसके उसे जोड़ कर से किस तरीके से मतलब इसका मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आखिर 1931 में भी जातीय आधारित जनगणना हुई थी, 2011 में भी जातीय आधारित जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा तक कराया तो गया, लेकिन इसको डाटा को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। क्या कारण थे नहीं करने का, बहुत सारे अपने कारण रहे होंगे, ठीक है। तो यही सब फैक्ट है। जाति आधारित जनगणना आपके पीटी के भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अब मेंस का भी ज्वलंत मुद्दा है, एग्जाम में आ सकता है। सरकार देखेगी कि हम जो अपने अधिकारी को जो चुनने वाले हैं तो सरकार के बारे में क्या पक्ष रखती है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है से एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वही मतलब राज्य का नीति का निर्धारण करता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा आगे चल के जो बड़े अधिकारी होते हैं और सरकार के मतलब काफी करीबी हो जाते हैं। सरकार के नीतियों का निर्धारण करने में आईएएस आईपीएस ये सब का बहुत बड़ा, खास करके आईएएस अधिकारी सेंट्रल में आप देखोगे बहुत बड़ा उनका, ठीक है, रोल होता है, ठीक है। देश आईएएस ही चलाता है,
सरकार तो बस एक तरह का वो है, बाकी सारा काम तो मतलब क्या करता है, वही करता है। तो हमारी सोच कैसी है वो भी प्रश्न में दिख जाता है, झलक जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिएगा, इसमें कहीं भी किसी भी पार्टी का नाम लिखा हुआ है कहीं पे, किसी का बिना नाम लिखे हुए बहुत अच्छे से प्रश्न को किया है। उसी तरीके से हमको बिना किसी का नाम दिए हुई चीजों को मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे खामियां भी बताया, यहाँ पे अच्छाई भी बताया, यहाँ पे उद्देश्य भी बताया, लेकिन कहीं भी किसी को मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया है, ठीक है। तो वैसे हमको भी प्रश्न लिखने में इन चीजों को ध्यान में रखना है, और किसी को भी क्रिटिसाइज, देखिए कोई भी प्रश्न आप लिखिए ना, तो सबसे पहले वो क्या है वो लिख दीजिए, ठीक है। इतना शब्दों में कोई लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, वो लिख दिए, तो क्या है उसके बारे में लिख दिए, क्या है ये जाति आधारित सर्वेक्षण है तो क्या है। उसके बाद बात करेंगे, कोई अगर कोट वगैरह है, ठीक है, तो वो लिख दीजिए, लेकिन इसमें कोई कोट बनता नहीं है। उसके बाद हुआ है, उस प्रश्न से संबंधित जो चीजें हुआ उसका क्या निष्कर्ष है वो, अगर मन है तो कोई डायग्राम वगैरह बना दीजिए, ठीक है। उस उसके बाद प्रक्रिया क्या है, ठीक है, या फिर उद्देश्य क्या है वो कर दीजिए, उद्देश्य या फिर महत्व। अंतिम में जाके आपको कुछ नहीं करना, उसका गुण गुण क्या है, उसका अवगुण क्या है सो लिखिए, अंतिम में जाके निष्कर्ष लिख दीजिए। सब क्वेश्चन में सेम पैटर्न ही लागू होता है, मटेरियल अलग अलग हो जाएगा, मटेरियल आप पढ़ेंगे तो आप में खुद ही मतलब सोच डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेंस लिखना, ठीक है। पीटी क्लियर करना ही टफ है, मेंस सर लिखना अगर बिहार आपका हाथ चलता सरकार है तो आसान है, ऑब्जेक्टिव ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या दिया था कास्ट सेंसस करवाने का? बिहार सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव था?